अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। मुसलसल तीसरा साल है मुल्क को गंदम के बहरान का सामना है, मगर हुकूमत वही गलतियां दोहरा रही है जो इससे पहले भी करती रही है। गुज़िश्ता साल जो गलतियां की उनसे सबक नहीं सीखा और इस साल फिर वही गलतियां कर दी जिसका नुकसान अवाम को उठाना पड़ रहा है और हर शोबे में यही हो रहा है, चाहे LNG हो, चाहे चीनी हो, चाहे गंदम हो। जो हुकूमत गलतियां पहले साल में करती आई, दूसरे साल में वही की, तीसरे साल में दोहरा रही है, अरबों का नुकसान कर रही है, गलतियों से नहीं सीख रही है। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कौमी खजाने पर बोझ अलग पड़ रहा है। तहरीक इंसाफ के पहले साल में गंदम कम थी मगर बरामद करके बहरान पैदा कर दिया। दूसरे साल में गंदम कम थी तो देर से दरामद करके बहरान पैदा कर दिया और फिर देर से दरामद की, महंगी दरामद की तो अरबों रुपए का नुकसान अलग कर दिया। और अब तीसरे साल में दावा किया कि रिकॉर्ड फसल हुई है और फिर दरामद करने का भी फैसला किया और फिर दरामद करने में ताखीर करके बहरान भी पैदा कर दिया और महंगी खरीदारी से अरबों रुपए भी ज़ाया कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भी गंदम की कीमत में गुज़िश्ता हफ्तों में मुसलसल इजाफा होता रहा है और अब एक बार फिर से हुकूमत आटे की कीमतों में कमी लाने का दावा कर रही है। अच्छी न्यूज़ ये है कि हमने जो वीट है उसकी जो रिलीज़ प्राइस है वो 1950 रुपया कर दी है। उससे जो है आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में आटे की कीमत गिरेगी और इंशाल्लाह काफ़ी गिरेगी। ये हमने रिलीज़ बंद कर दी थी मई में क्योंकि वो हार्वेस्ट आ गई थी और उस वजह से, लेकिन अब फिर से हमने रिलीज़ शुरू कर दी। मगर हुकूमत के अपने ही फैसलों पर वक्त पर अमल ना करने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक हुकूमत के पास मौका था कि वो रूस से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे के तहत $280 फी टन गंदम खरीद लेती, मगर हुकूमत ने यह मौका ज़ाया कर दिया और अब हुकूमत 1,20,000 टन गंदम $369 फी टन में खरीदने जा रही है। यानी हुकूमत गंदम दरामद करने का फैसला पहले ही कर चुकी थी और कुछ दिन पहले तक हुकूमत को $280 फी टन की गंदम मिल भी रही थी, मगर हुकूमत ने वो खरीदी नहीं और अब $89 फी टन महंगी गंदम खरीद रही है। यानी तकरीबन $2.25 अरब रुपए की इजाफी अदायगी सिर्फ इस 1,20,000 टन गंदम की खरीदारी में होगी, जबकि हुकूमत 40 लाख टन गंदम दरामद करने का इरादा रखती है। खबर के मुताबिक रूस से गंदम की खरीदारी में गैर मामूली ताखीर पर हुकूमत ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है, मगर बात सिर्फ गंदम की खरीदारी में ताखीर तक महदूद नहीं है। खबर के मुताबिक ECC और वफाकी काबीना ने जनवरी में 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दी, मगर अब तक 1 लाख टन चीनी ही दरामद हो सकी है और इस दौरान चीनी के कई टेंडर्स नामालूम वजूहात पर स्क्रैप कर दिए गए। ECC ये समझती है कि अब भी चीनी महंगे दामों खरीदने की तजवीज़ दी गई है जिससे मुल्की खजाने को नुकसान होगा। और फिर 14 सितंबर को काबीना के इजलास के बाद वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खुद बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गंदम की इम्पोर्ट में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस बात के ऊपर सख्त बरहमी का इजहार किया है कि जो हमारी जो गंदम की प्रोक्योरमेंट थी उसको क्यों डिले हुआ, जबकि उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर इसमें अहकामात दिए थे और साथ ही सूबों को, पंजाब को ये हदायत की गई है कि वो फौरी तौर के ऊपर गंदम की रिलीज़ के इक़दामात करे और हमें उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से गंदम की रिलीज़ शेड्यूल जो है वो आज या कल जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद इंशाल्लाह गंदम की कीमत में और उसके बाद आटे की कीमत में हम बतदरीज कमी आते हुए इंशाल्लाह देखेंगे। हुकूमत पहले भी बहुत बार दावे कर चुकी है चीनी की कीमत में, आटे की कीमत में कमी की जाएगी। होता ऐसा नहीं है, फ़ैसला वक्त पर नहीं किए जाते। आलमी मार्केट में सस्ती गंदम मिल रही होती है मगर नहीं ख़रीदी जाती। लोकल मार्केट में भी आटे की कीमत कंट्रोल में नहीं रह पाती है। अगर वक्त पर आलमी मार्केट से गंदम ले ली जाती तो लोकल मार्केट में भी आटे की कीमत कंट्रोल में रहती, मगर ये गलती पहली बार नहीं की गई है। वज़ीर आज़म भी पहली दफ़ा बरहम नहीं हुए हैं, बल्कि गुज़िश्ता साल भी यही गलती की गई थी। गुज़िश्ता साल भी वज़ीर आज़म बरहम हुए थे। गुज़िश्ता साल 21 अक्टूबर को डॉन अखबार में काबीना इजलास की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गंदम की दरामद में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि अगर जुलाई में 15 लाख टन गंदम दरामद कर ली जाती तो बहरान से बचा जा सकता था। खबर के मुताबिक काबीना इजलास में शरीक एक रुकन ने बताया कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने बहरान को देख लिया था और अप्रैल में ही गंदम दरामद करने का हुक्म दे दिया था, मगर मेरे हुक्म पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि ब्यूरोक्रेसी नैब के खौफ की वजह से गंदम की दरामद पर कोई फैसला नहीं कर रही है और ये भी तस्लीम किया कि जिम्मेदारी बिलाखिर हुकूमत पर ही आएगी। खबर के मुताबिक मुशीर खजाना डॉक्टर रफ़ी शेख ने वज़ीर आज़म से शिकायत की कि ब्यूरोक्रेसी नैब के खौफ की वजह से फाइलों पर दस्तखत नहीं कर रही। गुज़िश्ता बरस भी वज़ीर आज़म ने अप्रैल में कहा कि गंदम दरामद कर लें। अप्रैल में मार्केट में पता चल चुका था कि गंदम की पैदावार हदफ से कम हुई है, मगर फिर भी फौरी फैसला नहीं किया गया। फिर मई में प्रोक्योरमेंट भी हदफ के मुताबिक नहीं हुई, फिर भी फैसला नहीं किया गया। गुज़िश्ता साल जून में ECC ने फैसला किया कि 15 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी और फिर जुलाई में फैसले पर अमल दरामद हुआ और वो अगस्त के आखिर में गंदम की दरामद का आगाज़ हुआ।
इस दौरान आलमी मंडी में गंदम की कीमत $220 फी टन से $292 फी टन तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि अगस्त में बैनुल अक़वामी मार्केट में यह खबर आ चुकी थी कि पाकिस्तान में शदीद बहरान है और पाकिस्तानी हुकूमत एक साथ 30 लाख टन गंदम दरामद करेगी। एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर ले जाने की वजह से आलमी मार्केट में गंदम की कीमत और बढ़ गई और फिर गुज़िश्ता साल भी हुकूमत को 1 लाख टन गंदम की कीमत में $60 से $70 इजाफी अदा करना पड़े। हालांकि गुज़िश्ता बरस अप्रैल में पता चल गया था कि मुल्क में गंदम की पैदावार हदफ से कम हुई है, मगर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। अप्रैल से ही आहिस्ता आहिस्ता गंदम दरामद की जाती तो मुल्क का ज़र मुबादला बच जाता। मिस्र और उर्दन ने गुज़िश्ता बरस यही किया था, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया था। अगर हुकूमत बर वक्त फैसला करती और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से गंदम खरीदती तो उसे $220 से $230 फी टन की गंदम पिछले साल मिल जाती, मगर पिछले साल $290 की मिली। आलमी मंडी से महंगी गंदम खरीदी, इस साल भी यही किया जा रहा है। पिछले साल बेरबो रुपए का नुकसान किया, इस साल भी किया जा रहा है। और फिर हुकूमत को अपने दावे के मुताबिक गंदम की कीमत कम रखने के लिए गुज़िश्ता बरस सब्सिडी भी देना पड़ी, इस बरस भी देना पड़ेगी, क्योंकि $280 फी टन की औसत कीमत पर गुज़िश्ता बरस 20 किलो गंदम की कीमत $920 बनती थी। और हुकूमत ने ऐलान किया था कि मुल्क में $840 में 20 किलो आटे के थैले की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। यानी हुकूमत को 20 किलो के थैले पर ₹80 की सब्सिडी देनी पड़ी, यानी 1 किलो पर ₹4 की सब्सिडी, जिसका मतलब है हुकूमत ने अपने खजाने से ₹6 अरब की सब्सिडी मजीद दी। ₹9 अरब महंगी गंदम की खरीदारी में ज़ाया कर दिए, फिर ₹6 अरब की सब्सिडी दे दी। गुज़िश्ता साल के बहरान के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बहरान की एक वजह गंदम देर से दरामद करना था। गंदम का मसला उधर से शुरू हुआ कि 2 साल गलत टाइम पे बारिश हो गई, कटाई के वक्त बारिश हुई, उससे हमारी गंदम कम हो गई। जब गंदम कम हुई तो उसकी कीमत ऊपर चली गई और हमें असेसमेंट्स दी गई वो गलत दी गई फूड सिक्योरिटी की तरफ से, और फिर जो हमने इंपोर्ट की वो थोड़ी लेट हो गई, जिसकी वजह से कीमत ऊपर चली गई। गुज़िश्ता साल भी इंपोर्ट देर से की थी, मान लिया था। इस साल भी इंपोर्ट वक्त पर नहीं हुई है। गुज़िश्ता साल भी वज़ीर आज़म बरहम हुए थे, इस साल भी वज़ीर आज़म बरहम हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल ये कह दिया था कि बारिशों की वजह से गंदम कम हुई, मगर किसान तंजीमों ने दावा किया था कि गंदम की पैदावार मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक हुई थी, मगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके माफियाओं ने उसे स्मगल कर दिया था। क्या वाकई बारिशों की वजह से, मौसमी हालात की वजह से पाकिस्तान में पैदावार कम हुई है गंदम की? देखें जी, हमारी पैदावार ठीक आई है, कहीं भी पैदावार कम नहीं आई। असल जो वजह है कि जब भी हमारे मुल्क में इंटरनेशनल प्राइस से पाकिस्तान में कम होती है तो स्मगल हो जाती है। जून में रेट बढ़ने का कौन सा तुक बनता है? 15 जून तक हम गंदम दे रहे हैं और 18 जून को कराची में उसका रेट $1800 चला गया। देखिए, इसमें टोटल नाकिस पॉलिसी, स्मगलिंग को नहीं रोका गया। तारिक महमूद साहब, आप बताइएगा, क्या वाकई मौसमी हालात की वजह से ये हुआ? शाहजेब साहब, ऐसा कुछ नहीं है जो हुकूमत कह रही है। पाकिस्तान में इस साल गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई और खासतौर पर पंजाब में तो गंदम की फसल बहुत ही अच्छी थी। हुकूमत ने जिस तरह से गंदम खरीदने की कोशिश की, उससे कारोबारी माफिया को बड़ा अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि इस साल गंदम का बहरान पैदा होगा, इसकी कीमतें बढ़ेंगी, और उन्होंने गंदम जो है वो स्टोर कर ली और स्मगल कर दी। गंदम इतनी अच्छी हुई थी तो गंदम गई कहाँ? खुद फार्मर्स कह रहे थे कि स्मगल हो गई थी। वजीर खुराक फ़खर इमाम ने असेंबली में बताया कि पता नहीं गंदम कहाँ चली गई। ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, अब वो कहाँ ये चली गई? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है, तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। ये बहुत एक अजूबा है कि आते ही ये मार्जिन्स एकदम बढ़ा दिए गए। गंदम स्मगल कर दी गई या फिर ज़ख़ीरा कर दी गई, मगर अवाम की जेब से सैकड़ों अरब रुपए निकाल लिए गए। मिडिल मैन ने निकाल लिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ ने निकाल लिए। हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, मगर कम से कम इतना कर सकती थी कि इस साल वही गलतियाँ ना दोहराती, मगर वही दोहराई जा रही है। हुकूमती दावे के मुताबिक गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, फिर भी कीमत बढ़ रही है और गंदम की कमी है। इस साल भी हुकूमत ने दरामद का फैसला किया, मगर गंदम बर वक्त पर दरामद नहीं की। लोकल मार्केट में गंदम महंगी होती रही, लोग महंगा आटा खरीदते रहे, और अब जबकि आलमी मंडी में गंदम महंगी हो गई है तो हुकूमत गंदम दरामद करने जा रही है और फिर अरबों रुपए का नुकसान कर रही है। ये तो थे 2 सालों के बहरान जो फैसलों पर अमल दरामद में ताख़ीर की वजह से आए हैं, मगर इससे पहले भी, यानी गुज़िश्ता साल तक की बात नहीं है, इससे पहले 2019 में गंदम बरामद करने की वजह से बहरान आया था। इस साल दरामद ना करने की वजह से और गुज़िश्ता बरस भी दरामद ना करने की वजह से आया है। पहले साल में बरामद करके बहरान पैदा कर दिया था और इस बहरान पर वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी कायम की थी, जिसने गुज़िश्ता साल अप्रैल में रिपोर्ट दी थी और बताया था कि गुज़िश्ता साल मुल्क में 24.4 मिलियन टन गंदम की पैदावार हुई थी, यानी 2019 में, जबकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक यानी पिछले साल का स्टॉक 3.7 मिलियन टन था, यानी 28.2 मिलियन टन गंदम मुल्क में मौजूद थी, जबकि ज़रूरत 26.9 मिलियन टन की थी, यानी लाखों टन गंदम मौजूद थी। अब सवाल ये उठता है कि गंदम ज़रूरत से ज़्यादा थी, फिर बहरान क्यों पैदा हुआ? तो इसकी वजह भी गंदम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताई है।
रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गंदम की पैदावार और ज़खायर 5 साल की कम तरीन सतह पर थे। इस सूरत हाल को देखते हुए जारहाना प्रोक्योरमेंट की जाती और हदफ को हासिल किया जाता, यानी हुकूमत खुद ज्यादा गंदम खरीदती मगर प्रोक्योरमेंट हदफ से 35% कम हुई। यहाँ से बहरान का आगाज हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खुराक की जिम्मेदारी है कि वो सूबों से गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से मुशावरत करे और प्रोक्योरमेंट का हदफ मुकर्रर करे और निगरानी करे कि पास्को और सूबे हदफ हासिल कर पा रहे हैं या नहीं, और मुल्क भर में गंदम के ज़खायर पर नजर रखे। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल ये थी कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 12 लाख टन गंदम कम पैदा हुई। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी 5 साल की कम तरीन सतह पर था और प्रोक्योरमेंट भी हदफ से 35% ही कम हुई। इस सूरत हाल में वजारत खुराक की जिम्मेदारी थी कि वो खबरदार करती और वफाकी हुकूमत को कहती कि वो फौरी तौर पर इकदाम करे। आगे कमेटी ने लिखा कि माजी में गंदम उस वक्त बरामद की जाती रही है जब गंदम का स्टॉक सरप्लस हो, ताकि मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आए और इजाफी जखीरा भी निकल जाए और नई पैदावार की जगह बन सके। इस हवाले से कमेटी ने 4 साल का डेटा भी दिया। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2018 में पास्को और सूबों की दरख्वास्त पर वजारत खुराक ने ECC को कहा कि इजाफी गंदम बरामद करने की इजाज़त दी जाए और इसकी वजह यह बताई गई कि स्टॉक बहुत ज़्यादा है, गंदम खराब होने का खदशा है और वजारत ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा साल बम्पर फसल होगी, इसलिए बरामद की इजाज़त दे दी जाए। इसके बाद ECC ने नवंबर 2018 और जनवरी 2019 में 5 लाख टन गंदम बरामद करने की इजाज़त दे दी। कमेटी ने लिखा कि खराब फसलों की वजह से ज़रई साल के आखिर में सूरत हाल तब्दील हो गई। गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में गंदम की पैदावार में कमी, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में कमी और फसलों के नुकसान की वजह से जाहिर है कि यह फैसला किया जाना चाहिए था कि गंदम की बरामद को रोक दिया जाए, मगर हैरानकुन तौर पर वजारत खुराक ने मई और जून 2019 में वफाकी हुकूमत को बताया कि गंदम मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है, इसलिए गंदम की बरामदात को रोकने की ज़रूरत नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बाद में जुलाई 2019 में वजारत खुराक को एहसास हुआ तो उन्होंने गंदम की बरामद पर नजरसानी का कहा और गंदम की बरामद पर पाबंदी लगा दी गई, मगर वजारत ने गंदम से तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स यानी मैदा और सूजी की बरामद पर पाबंदी आयद नहीं की, बल्कि 7 अगस्त 2019 को वजारत ने वजाहत जारी की कि मैदा और सूजी की बरामद पर पाबंदी नहीं है। कमेटी के मुताबिक इस वजाहत की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो गई। फिर बाद में 2 नवंबर 2019 को वजारत खुराक ने गंदम की तमाम प्रोडक्ट्स की बरामद पर पाबंदी लगाई, हालांकि वजारत को जून से ही गंदम की सूरत हाल का पता था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि गंदम और आटे की अफगानिस्तान बरामद में इजाफा हुआ है और हर साल कानूनी बरामद के साथ साथ स्मगलिंग में भी इजाफा होता रहा है। गुज़िश्ता साल भी गंदम अफगानिस्तान मुख्तलिफ रूट से मुंतकिल होती रही। कमेटी के मुताबिक बरामदात का मुल्की मार्केट पर 2 तरह से असर हुआ। पहला ये कि इससे मुल्क में गंदम के ज़खायर पर दबाव बढ़ा और दूसरा इससे कन्फ्यूजन पैदा हुई और मार्केट में कयास राइयाँ होने लगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद लिखा कि वजारत खुराक ने प्रोक्योरमेंट का हदफ हासिल न करने की वजह खराब फसलें बताई, मगर यहाँ यह बताना अहम है कि 2017 और 2018 में पास्को ने अपना हदफ हासिल किया था, जबकि उस वक्त कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 16 लाख टन से ज्यादा था, मगर 2019 में जब स्टॉक सिर्फ 13 लाख टन था तो पास्को को ज्यादा बड़ा हदफ रखना चाहिए था और उसे हासिल करने के लिए ज्यादा कोशिशें करनी चाहिए थी ताकि गुज़िश्ता सालों जितनी गंदम जमा कर ली जाती, मगर पास्को अपना हदफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हुई और अपने हदफ से 40% कम गंदम प्रोक्योर की। और रिपोर्ट के मुताबिक हैरानकुन तौर पर वजारत खुराक ने मई और जून में ECC को बताया कि पास्को ने हदफ हासिल कर लिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। 40% कम प्रोक्योरमेंट की गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद लिखा कि वजारत खुराक मुल्क में गंदम की प्रोक्योरमेंट के अमल की निगरानी में नाकाम रही। वजारत मार्केट की सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं लगा सकी, जहां प्राइवेट सेक्टर कम पैदावार की वजह से जारहाना खरीदारी कर रहा था। मिनिस्ट्री ने जून में वफाकी हुकूमत को बताया कि सिंध ने प्रोक्योरमेंट का अमल शुरू नहीं किया, हालांकि उन्हें पता था कि सिंध में तो प्रोक्योरमेंट का अमल मुकम्मल हो चुका था। वजारत खुराक न सिर्फ पास्को के जरिए प्रोक्योरमेंट का हदफ हासिल कराने में नाकाम हुई, बल्कि सूबों की तरफ से प्रोक्योरमेंट का हदफ हासिल न करने की जिम्मेदारी भी वजारत खुराक पर आयद होती है। मुसलसल गलत बयानियाँ की जाती रही और ऐसा नहीं कि सूरत हाल से हुकूमत आगाह नहीं थी। वफाकी वज़रा खुद गंदम की एक्सपोर्ट पर सवालात उठाते रहे। ने हमें कहा लास्ट ईयर बिगिनिंग में कि जी ECC को मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी ने कि जी वीट हमारे पास ज्यादा है और वीट हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, तो हमने शायद 4 लाख टन की परमिशन दे दी उनको एक्सपोर्ट करने की। उसके बाद जी बैन लग गया समर्स में कि जी वीट एक्सपोर्ट नहीं होगी क्योंकि वीट में गड़बड़ है। अक्टूबर में फिर एक्सपोर्ट कर दी। अच्छा, अब आपने अक्टूबर में जब दोबारा एक्सपोर्ट कर दी तो अब आप कह रहे हैं कि जी वीट कम हो गई है। मेरा सवाल ये था
कि somebody has to be held accountable ना। ये जो वीट एक्सपोर्ट हुई है 100% ये स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ने जो डाटा है जब हमें दिया कि ये वीट एक्सपोर्ट करते हैं, कैबिनेट के सामने लेके आए कि जी ये इतनी आपके पास फालतू पड़ी हुई है, अगर आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपने उस नंबर्स के ऊपर आपने एक्सपोर्ट का फैसला कर दिया। चीनी का भी यही किया कि अगर ये चीनी आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं किसानों को बड़ा नुकसान होगा। बदनीति की वजह से एक्सपोर्ट हुई है 100%। अब तो डाटा गलत आ गया ना। मगर किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, किसका एहतसाब हुआ? नहीं हुआ। इसलिए अगले साल वही गलतियां दोहराई गई, उससे अगले साल यानी इस साल फिर वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के पहले साल में गंदुम बरामद करके बुरहान पैदा कर दिया गया, दूसरे साल में गंदुम कम थी तो देर से दरामद करके बुरहान पैदा कर दिया गया, अरबों रुपए का नुकसान अलग किया गया क्योंकि देर से दरामद की और महंगी दरामद की। और अब तीसरे साल में दावा किया गया कि रिकॉर्ड फसल हुई है और फिर भी दरामद करने का फैसला किया और फिर दरामद करने में ताखीर करके बुरहान भी पैदा किया और महंगी खरीदारी से अरबों रुपए अलग ज़ाया किए जा रहे हैं। नाअहली, फैसलों में ताखीर और गलत बयानियों की कीमत कौम अरबों रुपए के नुकसान की सूरत में अदा कर रही है, मगर एहतसाब किसी का नहीं हो रहा है। हुकूमत दावे करती है, एहतसाब नहीं होता है। हमने इस पर बात करने के लिए वज़ीर खुराक फ़खर इमाम को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। गंदम और चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे और ये जो हुकूमत ने इम्पोर्ट की इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अजनास शमसुल इस्लाम साहब। शमसुल इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। सब आप बैनुल-अक़वामी मार्केट्स पर, लोकल मार्केट्स पर गहरी नज़र रखते हैं। दुरुस्त है ये बात कि हुकूमत ने देर की है चीनी और गंदम दोनों की दरामद में, हालांकि फैसला पहले कर लिया था और जिसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान किया है? जी बिल्कुल। देखें ना, आप अगर ईसीसी के डिसीजन देखें तो उसमें क्लियरली बहुत पहले ही प्लान कर दिया गया था कि वीट कितनी इंपोर्ट करनी है और शुगर कितनी है। शुगर का इन्होंने जनवरी में डिसाइड किया था कि शुगर इंपोर्ट करनी है और शुगर की इंपोर्ट के जब टीसीपी ने टेंडर दिए तो एक वक्त ऐसा था कि सीरीज़ ऑफ टेंडर्स इशू किए और उनको स्क्रैप करते रहे। और जब मार्केट आपको कुछ महीनों को पहले पता है कि 400 साढ़े 400 डॉलर थी, उस वक्त प्रोक्योर नहीं की। और जब मार्केट में आपको मैं बताऊँ कि जो प्राइसेस को जो लिफ्ट करती है, मार्केट में ऊपर लेके जाती है, उसमें दो फैक्टर्स हैं मेनली जो हमारी मार्केट को डिस्टॉर्ट करते हैं और नेचुरल उस पर नहीं आने देते। जो मार्केट की जो नेचुरल सिचुएशन होती है वो ये है कि एक तो हमारा यूटिलिटी स्टोर के जरिए हम प्रोक्योरमेंट करते हैं मार्केट से बहुत सी चीज़ों की, और दूसरा जब हम इंपोर्ट करते हैं तो टीसीपी को इन्वॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब भी शुगर की इंपोर्ट परचेज की यूटिलिटी स्टोर ने तो वो मार्केट से हाई रेट पे करते गए और 90 रुपीज़ के बाद जब मार्केट 100 तक पहुंच गई तो फिर उन्होंने इंपोर्ट के लिए टीसीपी को इन्वॉल्व किया और टीसीपी ने भी हाई प्राइस पे शुगर के टेंडर्स अवार्ड किए, जबकि मार्केट जब 400 साढ़े 400 डॉलर की उस वक्त नहीं किया और 526 में पहला उन्होंने टेंडर दिया। उसके उस हिसाब से फिर मार्केट ने रिएक्ट किया और लोकल मार्केट भी बढ़ गई। इसके बाद फिर उन्होंने एक नया टेंडर और इशू किया, वो 637 का था, जबकि उस वक्त मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेज जो थी 585 की थी, उसमें भी करोड़ों डॉलर का फ़र्क आया। तो वो जब फ़र्क आता है, जब आप प्रोक्योर करते हो इंटरवेंशन के लिए और महंगे रेट पे प्रोक्योर करके मार्केट में लाना चाहते हो, तो फिर आपकी लोकल मार्केट उस प्राइस को मीट करती है। डोमेस्टिक प्रिवेलिंग मार्केट हमारी जो है शुगर की भी कम थी और हमारी वीट के भी कम थी। वीट में इस साल हुकूमत ने जो क्लेम्स किए कि जी हमारी 28.75 मिलियन टन जो है वो प्रोडक्शन हो रही है, मेरे हिसाब से 26 मिलियन टन प्रोडक्शन हुई। लास्ट ईयर के हिसाब से यहाँ क्रॉप वीट की जो है इम्प्रूव हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है जो अभी जो तेज़ी आपको देख रही है कि वीट में भी प्राइसेस बढ़ रही हैं और आटा भी महंगा हो गया, उसकी मेन वजह यही है कि जब आपकी इंटरवेंशन वाली बॉडी जो ट्रेड टीसीपी जब इंपोर्ट कर रही है हाई प्राइस पे, तो वो मार्केट जो 1700 से स्टार्ट हुई थी और 1800 1950 पे चल रही थी गंदम की, वो बढ़ के अचानक ऊपर आ गई है और उसकी वजह से अब आटे की कीमत भी बढ़ गई है। तो प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत को जो भी इकदाम करती है उसका रिएक्शन उल्टा इसीलिए होता है कि बिजनेस करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये डिसीजन जो बिजनेस में लिए जाते हैं ये ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकते। वो ब्यूरोक्रेट जिन्होंने कभी बिजनेस ही नहीं किया तो वो कैसे डिसीजन लेंगे? प्राइस को जब आप इंटरनेशनल मार्केट को आप प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे थे कि मार्केट कब ऊपर जा रही है कब नीचे आ रही है। मगर आज दुनिया ये बात नहीं समझ में आ रही है कि वजीर आजम पिछले साल भी नाराज हुए कि भाई मैंने तो अप्रैल में कह दिया था, क्यों नहीं वक्त पे दरामद की? और पिछले साल भी एक तो लोकल मार्केट में मिडिल मैन ने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने भरपूर फ़ायदा उठाया, फिर दरामद की तो महंगी दरामद की। चीनी में भी यही किया, गंदम में भी यही किया। इस साल भी ये कह रहे हैं कि जी पहले कह दिया था मगर फिर नहीं दरामद की, फिर वज़ीर आज़म नाराज़ हो रहे हैं। ये बात नहीं समझ में आ रही। और क्या वाकई इस देर की वजह से बहुत महंगी गंदम इंटरनेशनल मार्केट से पाकिस्तान खरीद कर अरबों रुपये ज़ाया कर रहा है और चीनी भी? बिल्कुल, दोनों चीज़ों में ही हमने डिलेड डिसीजन लिए हैं इंपोर्ट करने के, जो टीसीपी ने करने थे। वीट ले लें और आपकी शुगर ले लें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको माजी का मैं बताऊं कि एक वक्त ऐसा था कि टीसीपी को बंद करना का प्लान कर लिया गया था और उसके अंदर चंद गिनती के लोग रह गए थे। इसी तरह से यूटिलिटी स्टोर में भी ह्यूज करप्शन होती थी, वहाँ पर भी लॉसेज होती थी, उसको भी बंद करने का प्लान किया गया। लेकिन इसमें इस वक्त हमने देखा कि इन दोनों को रिवाइव किया गया, दोनों को बिलियंस ऑफ रुपीज़ का जो है वो फंड दिए गए और ब्यूरोक्रेट जो
बिजनेस करने के अहल ही नहीं है, वो यूटिलिटी स्टोर चला के भी चीनी की कीमतों को बढ़ा रहे थे और मार्केट से ज़्यादा कीमत पे ख़रीद रहे थे अपने किसी उस मकसद के लिए। तो इसी तरह से गंदम का जब इंपोर्ट करने गए आप मार्केट में एक प्री मेच्योर आप कभी भी खबर रिलीज करोगे, हमारे गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम यह है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं कोई काम करने से पहले उसकी पब्लिसिटी के लिए उसको बड़ा बड़ा वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। यही वजह है कि जब आपका इंटरनेशनल मार्केट में गया कि जी पाकिस्तान 3 मिलियन टन की वीट इंपोर्ट करेगा, 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करेगा, तो दोनों ही मार्केट जो कम थी, हालांकि चीनी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन अनसर्टिनिटी इस वजह से आती है कि जब कोई बहुत बड़ा बायर लेट मार्केट में आ जाए और बाइंग करने के लिए और वो अनाउंसमेंट कर दे तो मार्केट बढ़ जाती है, क्योंकि सारी मार्केट जो है ग्रेन्स की, स्टेपल्स की, वो कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए लिंक है। आप लंदन पे जो आप जाके देखें फ्यूचर मार्केट में, तो वहाँ भी उस वक्त तेज़ी आती है जब पाकिस्तान अनाउंस करता है कि टेंडर लेना, और जब टेंडर परचेज कर लेता है उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है। तो हमें तो ये चाहिए कि हुकूमत को इसमें तब्दीली लानी पड़ेगी कि जब तक आप सरकारी अदारों की इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो उसमें जो है ओमिशन, कमीशन, इनएफिशिएंसी, करप्शन ये सब होती है। और आपको मैं बताऊं कि इनएफिशिएंसी जो इनकम्पिटेंसी की कॉस्ट है वो करप्शन से भी बहुत ज़्यादा है और अल्टीमेटली उनको पुअर मासेस को देना पड़ता है। आज अगर हम चीनी महंगी खरीद रहे हैं या आटा मार्केट से महंगा खरीद रहे हैं तो उसमें यही सिस्टम है कि जब आप इतनी हाई प्राइस पे $355 पे परचेज करोगे तो जो लोग इस चेन में इन्वॉल्व थे उन्होंने देखा कि अब ये गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है हाई प्राइस पे, तो उन्होंने मार्केट को बढ़ाया और इसकी वजह से वीट ऊपर आ गई और आज जो है चीनी दोनों ही ऊपर हुए हैं। हालांकि जवाब नहीं बनता था, चीनी की प्रोडक्शन भी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर हमारी इस दफ़ा जो सीजन था उसमें भी अच्छी प्रोडक्शन हुई है। सिस्टम को, मार्केट को जो उसकी सप्लाई है और डिमांड है उसको नेचुरल उसके अंदर फोर्सेस में छोड़ना पड़ेगा। माजी में भी आप जब हुकूमत दावा करती है, आपने काफ़ी दफ़ा प्रेडिक्शन की और वो दुरुस्त साबित हुई है, इस दफ़ा हुकूमत फिर दावा कर रही है। अब उम्मीद की जाए कि चीनी की कीमत नीचे आ जाएगी, क्योंकि माजी में उन्होंने कहा 85 की करेंगे तो 95 की हो गई, कहा 89 की करेंगे तो 100 की हो गई, फिर कहा 85 की करेंगे तो 110 की हो गई और अब 115 की कर दी उन्होंने। इसी तरीके से आटे की कीमत बढ़ती रही। उम्मीद की जाए कि ये दोनों कीमतें अब नीचे आ जाएंगी। शाहजेब, आपको याद होगा लास्ट ईयर जब आप वीट के ऊपर और फ्लावर क्राइसिस के ऊपर आप शो कर रहे थे तो उसमें लास्ट शो जो मैंने किया था उसमें बताया था कि आइंदा सीजन में भी वीट का क्राइसिस आएगा। आप देखें इस दफ़ा आपको शुरू में बहुत अच्छी खबरें दी कि बहुत ज़्यादा क्रॉप हो गई है, प्रोडक्शन बढ़ी है, लेकिन आपकी नाअहली ने उसको और मार्केट को एक क्राइसिस बहरान का खड़ा कर दिया। इस दफ़ा ये नहीं हो रहा कि हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर दी है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन शॉर्ट हुई, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमारे पास सब कुछ सही है, लेकिन इन्होंने जो पॉलिसी की है अब उसकी वजह से आपका गंदम का जो है रेट बढ़ गया, आटे का रेट बढ़ गया। इसी तरह से चीनी की आप इंपोर्ट करें, जब अगस्त में चीनी इंपोर्ट करें, आपको पता है कि गन्ने की जो क्रशिंग है वो सिंध में 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है, जो बड़ी मिलें स्टार्ट कर देती हैं, और जो फुल फ्लैश क्रशिंग है वो नवंबर तक हो जाती है। जब आप महंगी तरीन चीनी लेकर इंपोर्ट करके लेकर आओगे और उसकी लैंडेड कॉस्ट अगर उनको पता होगी कि 110-115 रुपए की है, तो आपका जो नया सीजन क्रशिंग का आएगा वो भी 100 रुपए 110 रुपए पे खुलेगा, फिर जाके नीचे आएगा। तो क्राइसिस आपको दोनों में देखने हैं। मार्केट में शुगर की भी प्राइसेस का कम होने का कोई चांस नहीं है। इंटरवेंशन जो इफेक्टिव होती है वो उस वक्त होती है जब आप कोई चीज़ सस्ती इंपोर्ट करके लेकर आओ। आप तो महंगी चीज़ लेकर और लोकल मार्केट को महंगा करके अगर आप compete कराना चाह रहे हो स्टेक होल्डर्स को, तो इसमें तो फिर मोनोपोली होगी और इसमें जो लोग वेल कनेक्टेड हैं उन्होंने कमाया। आपको पता है कि टीसीपी के माजी के भी आपको जो परफॉर्मेंस है उनकी जो आगे सामने स्कैंडल्स आए थे कि यहाँ तो टेंडर स्क्रैप करने के भी वो पैसे लेते हैं और उसके बाद तो फिर जो जिसको अवार्ड किया जाता है उसका सिस्टम भी आप समझ रहे हैं। क्यों ऐसे टेंडर जो स्क्रैप किए सीरीज के उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी जो है बिलियंस ऑफ डॉलर की नुकसान पहुंचा देती है पाकिस्तान को, उसके खिलाफ आज तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसको उसकी पोस्ट से नहीं हटाया। साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत के दावे इस दफ़ा दुरुस्त साबित हो जाएं कि कीमतें नीचे आएंगी, मगर शमसे साहब कह रहे हैं कि इस दफ़ा भी वही होगा जो माजी में होता आया है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम फिर बात करेंगे। हुकूमत ने एक साथ कई मुहाज खोल लिए हैं। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, मगर हुकूमत ने अपोजिशन लीडर से मुशावरा शुरू नहीं की और अब वाज़ेह इशारा दे दिया है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में पहले ऑर्डिनेंस के जरिए तौसी की जा सकती है और फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाया जा सकता है, मगर अपोजिशन इसकी मुखालफत कर रही है और अदालत जाने का इंदिया दे रही है। कानूनी माहिरीन की भी राय है कि यह मामला अदालत में चैलेंज हो जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने है। हुकूमत हर हाल में अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराना चाहती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पर 37 एतराज़ात उठा चुका है और इस वक्त इलेक्शन कमीशन से हुकूमत इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्जामात लगा चुकी है। साथ ही अपोजिशन जमातें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की मुखालफत कर रही हैं। इसी तरह हुकूमत एक और मुहाज पर
मीडिया के साथ उलझी हुई है। हुकूमत को पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजव्वज़ा कानून के मामले पर मीडिया तंजीमों, सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी और अपोजिशन की जानिब से शदीद मुखालफत का सामना रहा। PMDA को काला कानून करार दिया गया और दूसरी तरफ महंगाई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, अवाम परेशान है। अवाम महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दामात से मुतमईन नहीं है। इप्सॉस के हालिया सर्वे के मुताबिक 62% पाकिस्तानियों ने महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया है। इसके अलावा पंजाब में गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की मरकजी हुकूमत और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए चैलेंज बनी हुई है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की पोजीशन कमज़ोर हुई है और वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत में कमी आई है। हुकूमत खुद तो ये मानने को तैयार नहीं है और अपनी कारकर्दगी से मुतमईन भी नज़र आती है या कम अज़ कम दावा करती है। मगर कंटोनमेंट बोर्ड्स के हालिया इलेक्शन में पंजाब में PTI की बुरी कारकर्दगी से इस तासुर को तक़वियत मिलती है। सिर्फ यही नहीं, पंजाब में PTI की मकबूलियत के हवाले से होने वाले अवामी सर्वेज भी तकरीबन इसी ट्रेंड की निशानदेही कर रहे हैं। गैलप पाकिस्तान के हालिया सर्वे के मुताबिक पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से अक्सरियती अवाम खुश नहीं है और वज़ीर आज़म की 3 साला कारकर्दगी से भी सबसे ज़्यादा नाराज़ पंजाब ही के अवाम हैं। सर्वे के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 3 साला हुकूमती कारकर्दगी से मजमूई तौर पर तो मुल्क में 48% पाकिस्तानी खुश और 45% नाराज़ हैं। मगर सूबों की बुनियाद पर देखा जाए तो वज़ीर आज़म की 3 साला कारकर्दगी से सबसे ज़्यादा नाराज़ सूबा पंजाब से 50% अफराद नजर आए, जबकि 42% ने वज़ीर आज़म की कारकर्दगी को अच्छा कहा। सर्वे के मुताबिक पंजाब में बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी को 50% अफराद ने बुरा कहा, जबकि 43% ने अच्छा करार दिया। यानी कि तहरीक इंसाफ की जिन 3 सूबों में हुकूमत है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई नाराज़ है तो वो पंजाब के अवाम इस वक्त नाराज़ नज़र आते हैं। इतने सारे हुकूमत ने मुहाज खोले हुए हैं, कारकर्दगी हुकूमत की अच्छी नहीं नज़र आ रही है, तो क्या हुकूमत को कामयाबी हो सकती है? माजी की हुकूमतों को का बहुत करीब से तजिया करने वाले साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, 50 साल में आपने सहाफ़त में क्या क्या नहीं देखा है कि बहुत सी हुकूमतें आईं, बहुत सी हुकूमतें गईं, बहुत सारी हुकूमतों ने बहुत सारे मुहाज खोले, चाहे मीडिया हो चाहे अदलिया हो, और फिर उनका डाउनफॉल भी हुआ। इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इदारों की इसको भरपूर सपोर्ट हासिल है। आपको लगता है 3 साल गुजरने के बाद इस कारकर्दगी के साथ ये चेयरमैन नैब को भी तोसी देने में कामयाब हो जाएंगे, इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाने में कामयाब हो जाएंगे, मीडिया को भी दबाने में कामयाब हो जाएंगे, जो इतने सारे मुहाज खोले उसमें कामयाब होती नजर आती है? आपका पूरा तजर्बा क्या कहता है सहाफ़त का? देखिए शाहज़ब, शुक्रिया। ये जो हुकूमत है ये खुद ही अपनी अपोजिशन है और जब से इसने इक़्तिदार संभाला है ये अपनी पोजीशनिंग सही कर नहीं पाई। इसका लहजा अपोजिशन ही का है, इसके इक़दामात भी अपोजिशन ही के हैं, लेकिन इसका जो इस वक्त मामला चल रहा है वो अपोजिशन की कारकर्दगी जो है वो कोई अच्छी नहीं रही। अपोजिशन ने जिस तरीके से उठान ली थी और जो दावे किए थे और जो चैलेंज किए थे वो सारे के सारे हवा में उड़ गए और एक मुत्तहिदा महाज बना, PDM उसका नाम रखा गया, सारी जमातें उसमें शरीक हुई और फिर उसमें फूट पड़ गई और अपोजिशन 2 धड़ों में बट गई। उसके नतीजे में एक नफ्सियाती तक़वियत मिली है हुकूमत को। तो हुकूमत का जो दारोमदार है वो अपोजिशन की नालायकी पर है और अपोजिशन का दारोमदार जो है वो हुकूमत की नालायकी पर है। लेकिन हम अपोजिशन ने भी कोई लोगों को बहुत खुश नहीं किया या उनका एतमाद जो है उसको पूरा नहीं किया। तो इस लिहाज से कि दोनों एक दूसरे की कमजोरियों पर अपना वजूद बरकरार रखे हुए हैं और जब तक ये सूरत हाल रहेगी मेरा ख्याल इसी तरीके से मामला चलता रहेगा, क्योंकि अब कोई इलेक्शन से पहले कोई तब्दीली होती तो नजर नहीं आ रही। तब्दीली तो अब वोट ही के जरिए आएगी और इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर हुकूमत 5 साल पूरे करती है तो आप उसे उसकी एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। साहब 5 साल पूरे कर ले इसी स्टेटस को के साथ, ये एक बात है, मगर 5 साल पूरे करे इस तरह के मजीद शिद्दत के साथ चेयरमैन नैब को तौसी भी दे, उसके बाद ज़ाहिर अपोजिशन को टारगेट करने का हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि अगले 2 साल में इनके फैसले आएंगे और ये हो सकता है जेलों में हो, फिर मीडिया को भी दबा ले और फिर उसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी इलेक्शन कमीशन से भी टकराव ले ले और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मुस्ताफी होने पर मजबूर कर दे। ये मुमकिन हो पाएगा? 5 साल पूरे इसी स्टेटस को के साथ कर लेगी या मजीद तवाना और ताकतवर होकर ये सारे काम भी कर लेगी? देखिए
ये जोन जो है, जब इसमें हुकूमतें मुब्तला होती हैं तो उसमें अक्सर ठोकर खाती हैं। माजी में भी हमने देखा है कि अगर अपोजिशन कमजोर हुई है और हुकूमत को जोम हुआ है अपनी ताकत का, और उसमें उसने ऐसे इकदाम किए हैं जिसके नतीजे में वो मुंह के बल गिरी है, तो ये हुकूमत जो है जो चुमुक्की लड़ रही है, हर काम जो है वो उसे चौपट करना चाहती है या अपोजिशन को स्विच करना चाहती है या उसे दीवार से लगाना चाहती है, तो इसमें ऐसा कोई भी धमाका हो सकता है और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि सारी सूरत हाल तब्दील हो जाए और मामला तलपट होकर रह जाए। हमने अयूब खान के दौर में भी देखा, हमने भुट्टो साहब के दौर में भी देखा कि किसी एक गलती से फिर अगली गलतियां जो होती चली जाती हैं और फिर हालात बेकाबू हो जाते हैं। तो हुकूमत ने अपोजिशन के साथ जो मामलात कार बेहतर नहीं बनाए और अब पै दर पै यकतरफा तौर पर ऐसे इकदाम कर रही है जो लोगों को कबूल नहीं होंगे, जो गैर जानबदार हल्के को कबूल नहीं होंगे, और जिसमें अपोजिशन को एक नफ्सियाती तौर पर एक तवानाई मिलेगी, तो ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। आसमा शिराजी साहिबा, आपने भी ज़ाहिर है ना सिर्फ सहाफ़त की है बल्कि सहाफ़ती आज़ादी के लिए भी मुसलसल आवाज़ उठाई है, अब भी उठा रही हैं। इस वक्त आपने भी देखा है अपने करियर में, मुशर्रफ का राइज एंड फॉल देखा है, पाबंदियाँ लगी तो उसके लिए प्रोटेस्ट भी किया है, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर नून लीग की हुकूमत, अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत। आपको लग रहा है इस्लामाबाद में जो माहौल है, आप इस्लामाबाद में हैं, कि हुकूमत ने जितने भी मुहाज खोल लिए हैं उस सब में अपने चौथे साल में इस कारकर्दगी के साथ ये कामयाब हो जाएगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब। बिल्कुल, देखिए 4 साल, चौथा साल ही हर हुकूमत का जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका है, तो चौथे साल में ही शुरू हो जाती हैं चीज़ें, बल्कि तीसरे साल के एंड पे ही शुरू हो जाती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और वो बता देता है, एक रास्ता दिखा देता है कि आगे क्या हो सकता है। अभी आपने जो बात की, हम ये तो नहीं कह रहे कि शायद इस हुकूमत के लिए भी कोई मुश्किलात होंगी, लेकिन क्योंकि ये एक सफ़े की हुकूमत है, इनके साथ तमाम इदारे खड़े हैं और बड़े सही तरीके से खड़े हैं, लिहाजा हम नहीं कह सकते अभी कि इनको कोई ख़तरा उधर से होगा। लेकिन जो सूरत हाल बन रही है वो बिल्कुल हम उसको कंपेयर ज़रूर कर सकते हैं जनरल मुशर्रफ के आखिरी दौर के साथ। और आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ का जो दौर था उसमें 2007 के अंदर जब इमरजेंसी का निफाज नहीं हुआ था नवंबर से पहले, तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि जनरल मुशर्रफ की हुकूमत को कोई बरतरफ कर सकता है, कोई ख़तरा हो सकता है, कोई चैलेंज हो सकता है। तमाम लीडर्स बाहर थे, अपोजिशन बिखरी हुई थी, ARD कमज़ोर थी, मौलाना अपना एक जो महाज है वो बना के बैठे थे, तो कोई बहुत ज़्यादा सूरत हाल ठीक नहीं थी। फिर अचानक एक चिंगारी उठी और जुडिशल मूवमेंट जो है वो शुरू हुई, और उसके साथ साथ मीडिया के ऊपर भी पाबंदियाँ आयद होना शुरू हो गई। तो समझा ये जाता है हमेशा से, जैसे अभी शामी साहब ने बहुत बजा फरमाया कि जब भी कोई सूरत हाल बदलती है तो किसी एक चिंगारी की ज़रूरत पड़ती है, और वो चिंगारी किसी भी वक्त जो है वो हो सकती है, आ सकती है, शोला दिखा सकती है। तो मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ हमेशा तब लगती हैं जब हुकूमतें जो हैं वो ये सोच लेती हैं कि उनसे ज़्यादा पावरफुल ताकतवर कोई नहीं है, तो ये उसकी एक निशानी ज़रूर हो सकती है। सो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के साथ, अदलिया के साथ, बार काउंसिल्स के साथ, मीडिया के साथ और जितने भी इदारे हैं सिवाय इस्टेब्लिशमेंट के, उन सब के साथ हुकूमत इस वक्त सींग अड़ा के बैठी हुई है, जो कि कोई अच्छा साइन हुकूमतों के लिए नहीं होता। ये बात भी दुरुस्त है कि हुकूमत जो है वो अगले 5 साल की प्लानिंग अब कर रही है। अब अगले जो 2 साल रह गए हैं वो समझते हैं कि उनको कोई हटा नहीं सकता, इसलिए उससे अगले जो 5 साल हैं उनके इंतखाब की भरपूर तैयारी की जा रही है, जिसके लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो जारी हैं कि किसी तरह से इलेक्शन कमीशन पे दबाव बढ़ाया जाए, मीडिया को मजीद, सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए, इसके साथ साथ जितने भी जो अदलिया के हवाले से अवामिल हैं उनके साथ भी अपना जो है वो असर और रसूख बढ़ाया जाए या दबाव जो है उसमें इजाफा किया जाए। तो उनकी प्लानिंग लगती है कि अगले 2 साल की नहीं है, बल्कि अगले 2 साल के बाद जो आम इंतखाबात होने वाले हैं उनके लिए उनकी प्लानिंग नज़र आती है। शाहिद साहब, बड़ी दिलचस्प बात की है आसमा ने कि हुकूमत की जो प्लानिंग है, चाहे वो मीडिया के हवाले से मामलात हों या इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन के बाद की है कि इलेक्शन जो अगले होने हैं उस हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं कि इलेक्शन में ये वाला इलेक्शन कमीशन भी ना हो, मीडिया भी अगर उस तरीके से आज़ाद ना हो, तो जो हुकूमत की ताकत है, हुकूमतें 2 तरीके से ताकत ड्राइव करती हैं, एक तो कारकर्दगी है, मगर पाकिस्तान की अगर तारीख़ देखें, अनफॉर्चुनेट तारीख़ है, उसमें इदारे उसके साथ हैं नहीं हैं, इससे भी अपनी ताकत हुकूमत ड्राइव करती हैं। आपको लगता
लगता है इसमें इस मकसद में 2023 के इलेक्शन में हुकूमत कामयाब हो सकती है और इस कारकर्दगी को लेके भी आगे जीत सकती है? देखें, हुकूमत का टारगेट तो यही नजर आता है, इसमें कोई शुबा नहीं कि जब उनसे हम वज़ार से मुलाकात होती है, पीटीआई के लोगों से मुलाकात होती है, तो वो आइंदा 5 साल पर नजर रखे हुए हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जितनी हुकूमत अपने आप को मजबूत बता रही है उतनी हकीकत में है नहीं। देखिए, अभी जो PMDA है, जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके मामले में जब सिविल सोसाइटी ने और मीडिया तंजीमों ने और सियासी जमातों ने एक मज़ाहमत की है तो हुकूमत पीछे हटी है और उसने एक पोजीशन अपनी बदली है। और अभी जो एक कमेटी कायम हुई है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की और हुकूमत की, उसको ये मैंडेट दिया गया है कि वो मुतबादिल तजावीज़ जो है वो पेश करे और देखे कि जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मुअस्सर बनाया जा सकता है। तो वो जो मीडिया अथॉरिटी कायम करने का ख्वाब था वो तो अभी अधूरा रह गया है, पूरा नहीं हुआ। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन है, इसी तरीके से नैब है। तो अगर हुकूमत बहुत ज्यादा मामला को आगे बढ़ाती है ताकि ये अपने आइंदा इंतखाबात जो है उनको जीत का सामान कर सके, और अभी इसकी कोशिश है कि शहबाज शरीफ साहब को किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई करा दिया जाए इलेक्शन से पहले, तो ये लेकिन इसमें इसको ठोकर भी लग सकती है और ये जो इसकी मज़ाहमत होगी उसमें वो भी ऐसी होगी कि जिसका हम इस वक्त तसव्वुर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कहना तो मुमकिन नहीं है कि हम समझें कि हर चीज बस आसान तरीके से होती चली जाएगी, लेकिन कोशिश इसकी हो रही है और ये हुकूमतें इसी तरह की कोशिशों में बाद औक़ात गिरी हैं मुंह के बल। और मैं नहीं समझता कि मौजूदा हुकूमत जो है उसको माजी से सबक नहीं सीखना चाहिए। उसको इस वक्त उसके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपोजिशन के साथ अपनी मुफाहमत करे, ताल्लुकात कार बेहतर बनाए, इंतखाबात जो हैं उनकी तैयारी करे, मुनफाना तरीके से उनका इनकाद मुमकिन हो। तो इस लिहाज से माहौल को ठंडा रखे, जितना माहौल ठंडा होगा उतना ही हुकूमत के लिए भी बेहतर होगा। और अपोजिशन जो है, ये तो अपोजिशन का काम है कि माहौल को गरमाए, हुकूमत का ये काम नहीं है। और हुकूमत अगर गरमाएगी तो खुद झुलस सकती है गर्मी में। अस्मा, पंजाब कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? हमने बाई इलेक्शंस में देखा कि हुकूमत ने बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाई। कंटोनमेंट बोर्ड में नज़र आ रहा है कि हुकूमत की कारकर्दगी पंजाब की हद तक बेहतर नहीं है, नून लीग मुकाबला देती नज़र आती है। आपको लगता है कि पंजाब में बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी एक फ़ैक्टर है, या अगले 2 साल में डिलीवर करके पंजाब की कारकर्दगी की बुनियाद पर भी हुकूमत वोट मांग सकती है? क्योंकि सर्वेस भी बता रहे हैं कि इस वक्त ना सिर्फ उस्मान बुज़दार से बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जो पंजाब के अवाम हैं उनकी अक्सरियत मुतमईन नहीं है कारकर्दगी के हवाले से। जी बिल्कुल शाज़ेब, जो सर्वेज आए हैं उसमें तो तकरीबन सिर्फ 7% का गैप है, जो कि बहुत बड़ा गैप नहीं है। अगर 50% नाराज़ हैं तो 43% राज़ी भी हैं। हुकूमत चाहे पंजाब की तो अपनी बेहतर कारकर्दगी से उसको उस गैप को फिल कर सकती है। लेकिन जो पंजाब हुकूमत के साथ है, कारकर्दगी तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन परसेप्शन जो है उसका वो बहुत ख़राब है। और परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये जो सर्वेज हैं ये भी परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर ज़्यादा बनाए जाते हैं। दूसरी बात ये कि जो महंगाई है, क्योंकि पंजाब ने फैसला करना होता है अगले इंतखाबात के लिए, उसके लिए भी हुकूमत के जहन में जनूबी पंजाब के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपको जल्दी सुनने को मिले कि जनूबी पंजाब के ऊपर काम बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा है, और उसके साथ साथ जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ है, अगर आप इस वक्त लोगों के पास निकल जाए कैमरा लेके तो आपको कोई एक शख्स भी जो है वो खुश दिखाई नहीं देगा। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा जो है वो प्रॉब्लम करता है, उसके साथ जुड़ी हुई हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। और ऑलरेडी महंगाई इतना बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए जिसको कि वो कू नहीं कर पा रहे हैं, उससे वो निमट नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कारकर्दगी हर बुनियाद के ऊपर उनकी जांची जाएगी और वही सबसे बड़ा चैलेंज जो है इसके लिए होगा। एक और बात जो बड़ी दिलचस्प है वो कैंटोनमेंट के इंतखाबात की, और रावलपिंडी जैसे जगह पे जहाँ पे समझा जाता था कि कैंटोनमेंट बड़ा एक और तरह का है, अलामती
सलामती हैसियत रखता है, वहाँ पे PMLN की फतह जो है और उसकी कामयाबी जो है वो सिर्फ ये बात जाहिर नहीं कर रही कि PTI की हुकूमत जो है वो कमज़ोर हो गई है, ये बात भी साबित कर रही है कि इदारे भी न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर। अगर इस इलेक्शन को अब बुनियाद बना दिया जाए, इसके बाद बल्दियाती इंतखाबात में आना है और हुकूमत भी ये जज करने की कोशिश करेगी कि बल्दियाती इंतखाबात के रिजल्ट्स जो हैं वो क्या आते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो मामला और सूरत इख्तियार कर सकते हैं। एक इशारा अभी शामी साहब ने आपको दिया है कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हो सकती है, इसमें अभी आपने देखा वज़ीर आला सिंध के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव जो है मौजूद है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो नैब चेयरमैन की तैनाती के बाद और वाज़े होना शुरू हो जाएंगी, यानी उनकी दोबारा तैनाती जो है, और इस सूरत हाल को अपोजिशन गेज करेगी, इसके ऊपर इकट्ठे होने की कोशिश करेगी। ये वो तमाम मुश्तरकात हैं जिसके ऊपर अपोजिशन एक सफ़े पे आ सकती है और आगे जाके हुकूमत के लिए वो सड़कों पे निकल सकती है। और साजगार आवाम की जो इस वक्त कारकर्दगी और महंगाई है वो आवाम की सूरत उनको हेल्पफुल हो सकती है, उनके लिए मददगार साबित हो सकती है अगर वो आते हैं इलेक्शन से पहले बाहर आते हैं सड़कों पे। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रज़ी तज़िया आपने सुना, हुकूमत ने मुहाज खुले हुए हैं, क्या हुकूमत कामयाब नहीं होगी या नहीं होगी, इस पर आपने राय सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह।